नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिकल इंजीनियरिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आरआरबी जेईई सिविल 2019 में आए हुए टॉप 25 टेक्निकल क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलता रहता है कि प्रेजेंट टाइम में किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपको आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करने में हेल्प मिलता है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइन ऑन एक्शन इन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड। मतलब वे बल जो एक बिंदु पर मिलते तो हैं और जिनकी क्रिया रेखाएं विभिन्न तलों में होती हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नॉन कॉप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस, मतलब गैर कॉप्लेनर समवर्ती बल। दोस्तों मैं आपको चित्र बना के बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई ये प्लेन है, अभी यहाँ पे तो मिल रहा है लेकिन सभी दिशाओं में जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, वे बल जो एक बिंदु पर मिलते तो हैं और जिनकी क्रिया रेखा विभिन्न तलों में होती हैं। जैसे एक बल इधर से जा रहा है, एक बल इधर से जा रहा है, ठीक है। इनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं यहाँ पे, जो कि तीनों तलों में आ रहा है। यहाँ पे मिलने की वजह से ये आपको तीनों तल में दिख रहा है, यहाँ मिल रहा है ना। तो इसलिए वे बल जो एक बिंदु पर मिलते तो हैं जिनकी क्रिया रेखा विभिन्न तलों में होती है, वे बल क्या कहलाती हैं। एक बिंदु पर मिल रहा है लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं देखिए इसमें भी और इसमें भी जा रही है, हैं। तो इसे बोलते हैं नॉन कॉप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट, टू डिजाइन द डीप बीम द फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू अकाउंट आर। मतलब किसी बीम को डीप बीम के रूप में डिजाइन के लिए इनमें से किस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है टेम्परेचर स्ट्रेसेस, लेटरल बकलिंग, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। मतलब विकल्प सी, यानी विकल्पों से सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, विकल्पों से सभी। मतलब तापीय प्रसार, प्रतिबल भी, पार्श्व बकलिंग और प्रतिबल का गैर रेखीय वितरण, इन सभी पर डिजाइन दिया जाता है डीप बीम को डिजाइन करने में। नेक्स्ट, ग्रेड्स आर ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट इज एक्सप्रेस्ड इन विच एसआई यूनिट्स। मतलब सीमेंट और कंक्रीट के ग्रेड को इनमें से किस एसआई इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एमपीए। एमपीए का फुल फॉर्म होता है मेगा पास्कल या न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। नेक्स्ट, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट। मतलब 1 घन मीटर मृदु इस्पात का वजन लगभग कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 7850 किग्रा। नेक्स्ट, इन AAC blocks the lightweight property in achieved by। मतलब AAC ब्लॉक में हल्के होने का गुण किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एरिएशन द्वारा। और AAC का फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव्ड। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव। AAC क्या है, AAC का फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव, F फॉर ऑटोक्लेव, A फॉर एरिएटेड, C फॉर कंक्रीट। मतलब ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन इज फॉल्स। मतलब पर्यावरण शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, पर्यावरणीय शिक्षा किसी केवल युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है। ये गलत है, युवा पीढ़ी, वृद्धा पीढ़ी सभी के लिए आवश्यक है।
बट इसमें ये ऑप्शन में कह रहा है पर्यावरणीय शिक्षा किसी केवल युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए है। नेक्स्ट, ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव, मतलब ड्राइंग पेंसिल को उनके सापेक्ष में वृद्धि के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, हार्डनेस यानी कठोरता। कठोरता के रूप में व्यक्त किया जाता है कि 2H है, HB है। H का मतलब होता है हार्ड, HB मतलब हार्ड ब्लैक। नेक्स्ट, द पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर दैन 4.75 mm बट स्मॉलर दैन 75 mm इज नॉन एज, मतलब जिस बजरी का कण आकार 4.75 mm से बड़ा किंतु 75 mm से छोटा हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कोर्स एग्रीगेट। तो आपको और हम एग्रीगेट के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए जैसे स्टोन डस्ट होता है, इसकी साइज होता है 0.5 mm से, स्टोन डस्ट है इसका होता है 0.5 mm से 5 mm तक, और कोर्स सैंड जो होता है इसका माप होता है 0.5 mm से 2 mm तक, और मीडियम सैंड 0.25 mm से 0.5 mm तक, ये मीडियम सैंड की माप है। फाइन सैंड का माप होता है 0.06 mm से 0.25 mm तक, और सिल्ट 0.002 mm से 0.06 mm तक, ये सिल्ट की साइज है। और क्ले की साइज होती है 0.002 mm से छोटा रहता है तो क्ले कहलाता है। फाइन एग्रीगेट 4 mm से 8 mm तक रहता है तो फाइन एग्रीगेट कहलाता है, और मीडियम ग्रेवल 8 mm से 16 mm तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। GPS रिसीवर्स आर यूजुअली इक्विपेड विथ, मतलब GPS रिसीवर में उपलब्ध होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्वार्ट्स क्लॉक्स, मतलब क्वार्ट्स घड़ियाँ। और GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का ये फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट लग एंगल यूज टू कनेक्ट हैवली लोडेड टेंशन मेंबर टू गसेट प्लेट्स, यानी भारी लोड वाले तन्य हिस्सों को गसेट प्लेटों से संयोजित करने के लिए प्रयुक्त लग एंगल से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। तो इसका कुछ कथन दिए गए हैं, फिर ऑप्शन दिए गए हैं। एंड कनेक्शन की लंबाई कम हो जाती है, लग एंगल के उपयोग से गसेट प्लेट में बचत होगी, अतिरिक्त फास्टनरों और एंगल की आवश्यकता के कारण कनेक्शन की लागत बढ़ जाती है। तो इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन गलत लग रहा है। एंड कनेक्शन की लंबाई कम हो जाती है तो सही कह रहा है, लेकिन लग एंगल के उपयोग से गसेट प्लेट में बचत होगी, ये सही नहीं कह रहा है। बचत क्या, उसमें तो खपत न होगी, तो सही नहीं कह रहा है। अतिरिक्त फास्टनरों और एंगल की आवश्यकता कारण कनेक्शन की लागत बढ़ जाती है, ये सही कह रहा है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर है सी, केवल फर्स्ट और थर्ड कथन सही है, बाकी सेकेंड है कथन एक गलत है। नेक्स्ट, शिप फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग, यानी शिप फुट रोलर के संघनन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, कोहेजिव सॉइल। ये क्ले वगैरह जो रहता है महीन क्ले, तो उसको उसमें कोहेसिव होता है, मतलब आपस में पकड़ होती है, उसे कंपैक्ट करने पर एक दूसरे में मतलब संघनन बनता है, मतलब सघन सा होता है, तो उसके लिए शिप फुट रोलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आर लाइन्स ड्रा ऑन ए मैप टू लोकेट इन द प्लान व्यू पॉइंट्स ऑफ इक्वल ग्राउंड एलिवेशन, यानी इनमें से कौन सा विकल्प प्लान व्यू में भूतल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए मानचित्र पर खींची गई रेखाओं को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, समोच्च रेखाएं, यानी कंट्यूर्स। कंट्यूर्स इस तरीके से होता है जैसे पहाड़ है एक तरीके से, इसमें ऐसे बन के आ रहा है इसका व्यास, तो एक कंट्यूर है, मतलब इसकी ऊंचाई समान है। जैसे तालाब हो गया,
तालाब में पानी भरा रहता है, इसमें तालाब में ऐसे पानी भरा है, तो इसकी जो ऊपर के होते हैं ना एक लेवल में होते हैं, इसी को समुच्चय रेखाएं मतलब यानी कंटूर्स बोलते हैं, जो कि सब समान ऊंचाई पे होते हैं। इस पे कैसे भी बिंदु खींचा गया है, इसे मिला दो, इस पे बिंदु बिंदु होता है, इसे मिला दो तो एकदम समान पे होते हैं। इस तरीके से ये तालाब हो गया, तालाब जैसे कटोरे में पानी रख दो, पानी रख दो, पानी रखने के बाद देखेंगे एक समतल में हो जाता है, तो एक कंटूर का रूप ले लेता है, उसके किनारे अगर मिलाया ना तो एक बराबर होता है, उसी को कंटूर कहते हैं, समान उच्चता को मिलाने वाली रेखा को। नेक्स्ट, while representing the diameter in dimensioning it is represented as, मतलब विमांकन में व्यास को निरूपित करते समय इसे किस रूप में दर्शाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फाई के रूप में। जैसे देखिए राड वगैरह को दर्शाया जाता है कि 8 फाई, मतलब यानी उसका व्यास को फाई से दर्शाया जाता है। आरसीसी में देखेंगे दर्शाया जाता है, ड्राइंग में देखेंगे दर्शाया जाता है, जब उसका प्लान सेक्शन ये सब बनने लगता है तो उसमें 9 फाई का कि ये 9 फाई है ऐसे वगैरह, तो ये फाई जो दर्शाता है व्यास को दर्शाता है। नेक्स्ट, इन एनी गुड स्टेयरकेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम पिच शुड बी, यानी किसी भी अच्छी सीढ़ी में अधिकतम और न्यूनतम पिच कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 40 अंश और 25 अंश। एक तरीके से स्टेयर जो होता है तो उसमें पिच की जो होती है, एक चलिए आपको बांस की सीढ़ी एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे सीढ़ी लगा रहता है, ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, तो ज़मीन से जो एंगल बनाता है ना वो 40 अंश और 25 अंश के बीच में होता है, उसी को ये बोल रहा है। या छत वाली सीढ़ी हो गई, तो भी जो जिस ढलान पे दिया जाता है वो 40 अंश और 25 अंश के बीच में दिया जाता है, अधिकतम 40 अंश और न्यूनतम 25 अंश। नेक्स्ट, मुलर्स ब्रेसलाउ प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू, यानी मुलर ब्रेसलाउ का सिद्धांत इनमें से किसके लिए लागू किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्थैतिक रूप से परिमित और अपरिमित संरचनाओं के लिए, प्रभाव रेखा आरेख खींचने के लिए, यानी टू ड्रा द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम टू स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ लिड्स इज द हार्डेस्ट, यानी इनमें से किस ग्रेड की लिड सर्वाधिक कठोर होती है, तो देखिए एक क्वेश्चन इससे पहले भी मिला था कि एच के इसको दर्शाता है, पेंसिल की जो रिफिल होती है वो किस रूप में दर्शाया जाता है, तो हार्डनेस के रूप में दर्शाया जाता है, क्वेश्चन पहले मिल गया था आपको। और इसमें पूछ रहा है अब कि इनमें से किस ग्रेड की लिड सर्वाधिक कठोर होती है, तो एच का मतलब होता है हार्डनेस, तो सबसे बड़ा एच इसमें क्या है, और बी का मतलब होता है ब्लैक, बी फॉर ब्लैक होता है, और एच फॉर होता है हार्डनेस होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हार्डनेस कौन है, ए में है 6H और ये 5H है, यानी इससे ज़्यादा ये हार्ड है, तो इसमें सबसे हार्ड पूछ ही रहा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 6H। नेक्स्ट, आफ्टर फिक्सिंग द प्लेन टेबल टू द ट्रेपॉड the main operations which are needed at each plane table station are, यानी सर्वेक्षण पट को ट्राईपॉड पर लगाने के बाद प्रत्येक सर्वेक्षण पट स्टेशन पर निम्न मुख्य परिचालनों को करने की आवश्यकता होती है, तो दिया है लेवलिंग, अभिविन्यास और केंद्रीकरण। क्या क्या दिया है, मतलब लेवलिंग, ओरिएंटेशन और सेंटरिंग। तो ऐसे हम जो होता है ट्राईपॉड पे पहले हम लीजिए, हम ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ट्राईपॉड है, ये हो गया, इस पे जब हम
इस पे प्लेन टेबल जब हम ऐसे करके करते हैं, प्लेन टेबल लगाते हैं, तो उस पर सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसमें हम देखिए दिया है लेबलिंग, ओरिएंटेशन, सेंटरिंग। तो उसमें इन तीनों में से सबसे पहले हम करते हैं लेबलिंग। पहले उसके लेबल लेते हैं कि इधर से बबल ट्यूब लगा के उसको प्लेन को लेबल में लेते हैं। ट्रिपार्ट का एक टांग इधर इधर खींचेंगे, उधर उधर करके उसको पहले लेबल में करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं हम सेंटरिंग, प्लम बॉब को गिरा के हम सेंटर में लेते हैं। फिर उसके बाद होता करते हैं ओरिएंटेशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, फिर उसके बाद सेंटरिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन। तो यानी इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, वन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड प्राइमरली, यानी कंक्रीट की मजबूती मुख्यतः इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो अधिक हो जाता है तो उसमें की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और अगर कम रह जाता है तो भी उसमें वाइट्स रह जाते हैं, सही से मतलब नहीं भर पाते हैं, उसमें जगह रह जाता है। तो उसके कारण भी वो कमजोर होता है। वाटर सीमेंट रेशियो का फार्मूला होता है, वाटर सीमेंट रेशियो का फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सीमेंट, यानी WC। ये वाटर सीमेंट रेशियो का फार्मूला होता है। नेक्स्ट, द पोर्शंस ऑफ द स्ट्रक्चर बिलो द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड एज, यानी किसी संरचना के भूतल के नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो भूतल के नीचे जो है तो उसे कहते हैं सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर। कौन सा? सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर। यानी करेक्ट आंसर, सॉरी उसे बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। सबमर्ज तो होता है जो आधा डूबा रहे, एक ओजल में डूबा रहे, उसे सबमर्ज स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए, सब स्ट्रक्चर। यानी भूतल के नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है किसी संरचना के? उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मार्किंग द पोजीशंस ऑफ वेरियस फाउंडेशन एंड अदर एलिमेंट्स ऑन टू द ग्राउंड एज पर द ड्राइंग इज कॉल्ड एज, यानी ड्राइंग के अनुसार भूमि पर विभिन्न नियमों और अन्य अवयवों की स्थितियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेटलिंग आउट ऑफ फाउंडेशंस। नेक्स्ट, द लॉरी आर ट्रक बिगिनिंग RMC फ्रॉम फैक्ट्री टू कंस्ट्रक्शन साइट इज कॉल्ड एज, यानी RMC को फैक्ट्री से निर्माण स्थल तक लाने वाली लारी या ट्रक को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उसे ट्रांजिट मिक्सचर कहते हैं। और RMC का फुल फॉर्म क्या होता है? RMC का फुल फॉर्म होता है रेडी मिक्स कंक्रीट। क्या होता है? रेडी, एडी है, रेडी मिक्स कंक्रीट होता है उसका फार्मूला, रेडी मिक्स कंक्रीट फुल फॉर्म RMC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, द ओल्ड टाइप ऑफ वॉल फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल स्टेप्स ऑफ ब्रिक्स आर स्टोन लेयर्स ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विड्थ इज कॉल्ड एज, यानी धीरे धीरे बढ़ती चौड़ाई के ईंट या पत्थर की परतों के एकाधिक चरणों से निर्मित पुराने प्रकार के वॉल फाउंडेशन को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लाइन फुटिंग या वॉल फुटिंग। तो आपको चित्र के द्वारा बता दे रहे हैं। जैसे देखिए चित्र है, ये धीमे धीमे यहाँ से बढ़ रहा है ना, घट रहा है, फिर यहाँ आके वॉल बन गया, तो इसी को बोलते हैं वॉल फाउंडेशन है। एक एक खसका के रूप में है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट, कोनिंग ऑफ ट्रेन व्हील्स इज डन फॉर द पर्पज ऑफ, यानी रेलगाड़ी के पहिए का संकोन क्यों किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इनेबलिंग द ट्रेन्स व्हील्स टू कवर डिफरेंट डिस्टेंस along द इनर एंड आउटर कर्व्स सिमुलटेंसली, यानी रेलगाड़ी के पहियों को आंतरिक और बाह्य वक्रों पर अलग अलग दूरी तय करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है कोनिंग। तो आपको हम चित्र के द्वारा बता दें, देखिए एक कोनिंग किया गया है, ये देख रहे हैं आप। ये यहाँ ये देखिए कोनिंग किया गया है ना, यहाँ है, ये थोड़ा थोड़ा निकला है ना, इसी को कोनिंग बोल रहे हैं। तो इसलिए किया जाता है कि इस पटरी पे चलता है, इस साइड आने में इधर का बनाया रहे और इधर देखिए इधर पकड़ा है ये पटरी पे, कि अपने आप को डिस्टेंस को मेंटेन रखे, ये उधर ना जा पाए, ये उधर ना जा पाए और ये इधर ना जा पाए, एक दूसरे को अपना मेंटेन रखें। उसी के लिए ये कोनिंग की जाती है। ये है कोनिंग, ये जो थोड़ा सा इस पहिए से निकला हुआ नहीं है बाहर की तरफ, और इस पे सही से पकड़ बनाता है, और पहिए के देखिए यहाँ फंसा हुआ है, किस तरीके से फंसा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसीलिए दिया जाता है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द बेना कंट्रैक्टा फ्रॉम द ऑर्फिस इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी छिद्र से बेना कंट्रैक्टा की दूरी लगभग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी छिद्र के व्यास के 1/2 के बराबर। जैसे देखिए हमारा ऑर्फिस हो गया, ये मान लीजिए, सॉरी फिर से बना रहे हैं, ये ऑर्फिस हो गया। इसमें से जब जल प्रवाहित होता है इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से जाएगा, तो इस पे जहाँ सबसे कम दूरी डिस्टेंस होता है ना, उसी को बेना कंट्रैक्टा बोलते हैं। और एक कितना होता है, ऑर्फिस के व्यास के आधे के बराबर होता है। जो ऑर्फिस दिया गया है उसके व्यास के आधे के बराबर होता है, डिस्टेंस के पर होता है। ऑर्फिस अगर 1 मीटर है तो उसके आधा मीटर दूरी पर बेना कंट्रैक्टा बनता है, उसी डिस्टेंस को पूछ रहा है। नेक्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो दैट विल टेक प्लेस थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नॉन एज, यानी एकांक हाइड्रोलिक ढाल के अधीन मिट्टी के कुल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होने वाले प्रवाह के औसत वेग को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पारगम्यता गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। पारगम्यता वो होता है जैसे कि मिट्टी के रंध्रों में से जो मिट्टी में जो वाट्स होते हैं, उस पोरस में से जो पानी प्रवाहित होकर नीचे जाता है उसी को पारगम्यता कहते हैं। मतलब नीचे छंकते हुए चला जाता है एकांक क्षेत्रफल से, उसी को पारगम्यता कहते हैं। उसी में पारगम्यता गुणांक के होता है, को के से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मुझे प्रोत्साहन मिले, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।